हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एक हम 9th क्लास की नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक चीज हम कहें, मतलब केमिस्ट्री की ABCD आप इसे कह सकते हैं, है ना। इसी तरीके का एक सिमिलर टाइप का लेक्चर, इसी सिमिलर टाइप का चैप्टर हमने एक बना रखा है 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए, जिसको मैं आई बटन में ऊपर में दे रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है, मैं दे दूंगा। तो आप वहां पे देख लेना कि 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री के लिए ABCD प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पे आप उन सभी को अगर पढ़ेंगे तो बड़े इजी तरीके से आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, आगे के जितनी भी केमिस्ट्री है। क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होने के कारण केमिस्ट्री लोगों को समझने में थोड़ा सा हिस्ट्री जैसा लगने लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हिस्ट्री है नहीं, ठीक है। अगर हम अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, चीज़ों को अच्छे तरीके से ABCD पढ़ लें। आप खुद इमेजिन करिए ना, मान लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने ABCD पढ़ा है। बिना ABCD का क्या आप लिखने का इमेजिन कर सकते हैं इंग्लिश में? क्या आप इसको प्रेजेंट करने में रख सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब है कि आप अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली सही नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल कहने का मतलब, जिस प्रकार से इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलने के लिए आपको ABCD की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम कहें कि केमिस्ट्री को समझने के लिए एक आपको बेसिक नॉलेज ABCD ऑफ केमिस्ट्री समझने की जरूरत पड़ती है, जिसे हमने जनरल केमिस्ट्री के नाम से एक टॉपिक बना रखा है। और उसी तरीके का सिमिलर टॉपिक ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, जहां पे हम 2 पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। 2 पार्ट में किस तरीके से पढ़ेंगे ये मैं पहले बता दूं। मैं पहले बहुत सारे बेसिक चीज की बात करूंगा और लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में, हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक सा यहाँ पे दे रखा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं गया है ना। बहुत बेसिक मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता रखा है। तो मोल के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड ऑफ द टॉपिक। बट सबसे पहले यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ डिटेल में कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिए थे। अगर आपको वो देखना है तो जरूर से जरूर आप जनरल केमिस्ट्री आई बटन को क्लिक करके आप वहां पे चले जाइए और देख लीजिए, राइट। तो वो जाकर वहां पे सारे बेसिक चीज A to Z, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी चीज जो पढ़ाऊंगा वो कॉमन होगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए आप वहां पे भी देख सकते हैं और इसको भी आप देखें तो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बेसिक चीज को कवर करेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं आपको सबसे पहले एक सजेशन देना चाहूंगा कि कम से कम पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स 1 to 30 याद होने चाहिए। एनी हाउ आपको 1 to 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और कोशिश करिए कि अगर आपको S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के भी एलिमेंट्स अगर याद हैं तो बहुत बेहतर होगा। आप इसको ये मत समझिए कि क्लास 9th में तो सर ये सब चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल है बेटा। आप इसे याद करिए, देखिए कितना मजा आएगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप रेडी होना चाहते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर ये सब चीज़ आप नहीं जानते हैं तो मेरे जनरल केमिस्ट्री के लेक्चर को आप जरूर एक बार देखिए, है ना। तो ये चीज तो जरूर याद रख लेना है आपको। 1 to 20 एटॉमिक नंबर और 1 to 20 एटॉमिक मास, 1 to 20 एटॉमिक मास आपको याद रखना है। तो ये चीज आगे चल करके हेल्प करता है आपको, है ना। तो चलिए अब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ही हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको एटम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि आखिर कैसे एटम्स अपने पास आया या कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड एक इंडियन फिलोसोफर थे, जिन्होंने हमें बताया कि जब आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे, किसी भी मैटर को, एनी मैटर को,
कोई भी मैटर को अगर डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ये वाला स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा, अब आप उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक इतना छोटा पार्ट आपको डिवाइड करते करते फाइनली मिलेगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उस छोटे पार्टिकल को उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज परमाणु। हिंदी में उन्होंने लिखा था, क्योंकि इंडियन फिलोसोफर थे, तो हिंदी में उन्होंने परमाणु बोला था। और इसी चीज को यहां पे सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड ने परमाणु कहा, लेकिन इस परमाणु को कहने के पीछे इनके पास किसी भी तरह का प्रमाण नहीं था, यानी कि सबूत नहीं था, प्रूफ नहीं था, है ना। सो नॉर्मल ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आप समझिए कि इनकी सिर्फ नाम ली जाती है कि इन्होंने बहुत पहले दिया था, राइट। लेकिन इसको हम मेनली एटम्स के बारे में समझते हैं कि जॉन डाल्टन्स ने, है ना, डाल्टन्स ने मेनली ये थ्योरी एटम्स के बारे में दी थी, राइट। तो हम मेनली समझते हैं कि डाल्टन्स ने ये दिया था, तो लेकिन हमें जस्ट ये पढ़ा दिया जाता है कि महर्षि कनड के द्वारा ये पहले दिया गया था। तो महर्षि कनड क्या बोले थे, है ना, मैं लिख देता हूं उनका नाम, महर्षि कनड, ठीक है। इन्होंने ये बात कही थी परमाणु के बारे में। डाल्टन्स ने इसी को एटम कहा, है ना, सेम डेफिनेशन के साथ में इन्होंने एटम कह दिया। परमाणु को, है ना, इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो सोचिए कि महर्षि कनड कितने साल पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर ये थ्योरी दे चुके थे, बट दुख की बात है कि पूरी तरीके से उसे एक्सपैंड नहीं किया, डिटेलिंग नहीं की, और डाल्टन्स ने वो चीज़ किया। हालांकि बहुत सारी थ्योरियां इनके डिमेरिट निकली, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी थी एटम्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे चीज़ की थी, उसके बाद उन्होंने थ्योरी दिया था। अगर इसके सारे थ्योरी जानना चाहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तब आपको जनरल केमिस्ट्री देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम आइए थोड़ी सी एटम्स के बारे में और समझते हैं कि कैसा दिखता है, आखिर ये एटम्स कैसा दिखता है। सर हम थोड़ी सी एडवांस लेवल पे यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है ना, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो इस तरीके से सेल बनाए जाते हैं, दिस इज फर्स्ट सेल, है ना, इस तरीके से सेकेंड सेल, ऐसा जो सेल बनाया जाता है बेटा, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, इसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरीके से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थर्ड सेल में इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसी तरीके से सेल आपका बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल को ही यहाँ पे के सेल बोला जाता है, सेकेंड सेल को एल सेल बोला जाता है, थर्ड सेल को एम सेल बोला जाता है, और इसी तरीके से एन सेल बोला जाता है। आगे चल करके आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका जो है वो 2n² से हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सो मैक्सिमम सेल, फर्स्ट सेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे तो इस n के जगह पे जो n है यहाँ पे वो सेल है। सेल का मतलब एक और नाम हम बोलते हैं सेल को, दैट इज ऑर्बिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भरना चाहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 1 का स्क्वायर, n की जगह पे 1 रखिए, n का स्क्वायर। तो यानी कि पहले वाले सेल में, यानी कि इस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं मैक्सिमम। n इज इक्वल टू 2 जब आप पुट करेंगे तो इस तरीके से 2 × 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल पे रख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8, ऐसे करके आप रख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट n इज इक्वल टू 3, तो यू विल गेट 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में भर सकते हैं। सिमिलरली अगर 14 में बोले तो 2 × 4 का स्क्वायर, फोर्थ सेल में अगर हम बात करें तो 32 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ सेल में बात करें तो इसी तरीके से 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एनी सेल इज 2n²। इसी फॉर्मूला से आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। नेक्स्ट,
आप इसके एटम के रेडियस को आप बोलते हो, जैसे एटम का साइज आप डिफाइन करने की अगर कोशिश करोगे ना, तो हम इसके साइज को बोलते बेटा कि एटम का साइज जो होता है वो लगभग 1 नैनोमीटर के मतलब नैनोमीटर के रेंज में हम बताते हैं। और अगर 1 नैनोमीटर को आप देखना चाहें मीटर के फॉर्म में, तो ये 10⁻⁹ मीटर होता है। सो इसी रेंज में किसी भी एटम की रेडियस होती है ना। किसी भी एटम की आप रेडियस यहां पे बात कर सकते हैं। तो यहां पे एटॉमिक रेडियस साइज को एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में देखा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें यहां पे पता है। बहुत छोटा होता है कोई भी एटम, जो कि आप अपने, है ना, मतलब खुले आंखों से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इवन हमें माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत टफ होता है, मतलब नहीं देख पाते, है ना। इतना छोटा होता है कि मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी अगर आप ले आते हैं, तब भी आप एटम्स को नहीं देख पाते। तो नहीं देख पाते तो सर फिर कैसे डिसाइड करते हैं ये सब? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ आपको कंक्लूजन दी जाती हैं, है ना। तो ऐसा सोचा जाता है, हाइपोथेटिकली पूरी केमिस्ट्री में सोची जाती है कि ऐसा होता होगा, विद द एक्सपेरिमेंट ऐसा सोचा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने एटम देखा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आखिर कोई एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एटम्स जो हैं, इसके बारे में अगर मान लीजिए कि सिंबल कैसे आया। देखिए आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि जो भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है, आप अपने फ्रंट स्टडी टेबल के फ्रंट में पीरियोडिक टेबल जरूर लगा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल के फ्रंट में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट मतलब ये जो सिंबल और सिंबल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है ना। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं कि ये एक तरीके का, यहाँ पे हम कहते हैं कि शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है। शॉर्ट हैंड नोटेशन एक तरीके से हम रिप्रेजेंट करने का, बार बार थोड़ी ना यार लंबा वाला नाम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, बार बार लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो एक शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं, है ना। तो उसको रिप्रेजेंट, या एक शुरू में जो है क्या किया गया था ना, एक स्केच दे दिया गया था। तो शुरू में, है ना, इनिशियली इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्केच और लेटर, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम बात करें अगर फर्स्टली, है ना, तो मैं लिख देता हूं पहले इनिशियली it was है ना represented by sketch और लेटर, स्केच और लेटर, है ना। कोई स्केच बना दिया जाता था, ड्राइंग कर दी जाती थी, या कोई लेटर उसी के एलिमेंट से चूज कर लिया जाता था और दे दिया जाता था। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले साइंटिस्ट डाल्टन्स थे। डाल्टन्स was the first use symbol। सबसे पहले सिंबल को यूज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अपने डाल्टन्स अंकल थे। बहुत पुराने समय की बात है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ दिए स्ट्रक्चर, कुछ स्केच, कुछ लेटर, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने में बहुत ही डिफिकल्ट था, कह सकते हैं उसको याद रखना डिफिकल्ट था, है ना। तो आप हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए हम इसे याद रख लेते हैं कि चलो भैया डाल्टन्स अंकल ने दिया था। जैसे मान लीजिए कि इनका अगर हम बात करें कि हम एलिमेंट एक साइड में लिख देते हैं, ठीक है। एक साइड में आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट लिख देता हूँ और उसका वहाँ पे सिंबल बनाने की कोशिश करता हूँ। देखना आप खुद बताएंगे कि ये यार सच में यार फालतू है ये, मतलब उतना ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन शुरू में जो भी आया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की बात कर ले हम, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसको सिंबल दिया गया था, इस तरीके से सर्कल बनाया गया था और बीच में एक ऐसा दे दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सीजन को आप देखिए कि ऑक्सीजन को कैसे इन्होंने दिया था। तो ऑक्सीजन का भी एक ड्राइंग बनाया था, इसने सिंपल सर्कल बना दिया था ऑक्सीजन के जैसा ही,
ठीक है। इसको नाइट्रोजन को कैसा दिया था देख लीजिए, एक नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन को इन्होंने सिंबलाइजेशन इस तरीके से किया था, इस तरीके से, ठीक है। और कार्बन को तो कोबरा टाइप से कर दिया था, ठीक है बेटा। ये कार्बन जैसे मान लीजिए ऐसा है कार्बन, तो ये क्या किए कि एक सर्कल बनाया और सर्कल में एकदम ब्लैक कलर से पूरी तरीके से ऐसे करके सॉलिड बना दिया, ऐसा सॉलिड बॉल, है ना, ब्लैक कार्बन से यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से सॉलिड कर दिया। सल्फर को इसी तरीके से कैसा किया गया देखिए, एलिमेंट यहाँ पे सल्फर लिख देता हूँ, ये हो गया अपना सल्फर, है ना। तो सल्फर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे एक इस तरीके से बनाया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, राइट। इसी तरीके से लीड की अगर हम बात करें तो लीड का इन्होंने क्या करा कि एक सर्कल लिया इस तरीके से छोटा सा और उसमें एल लिख दिया, तो लीड हो गया, है ना। कॉपर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर को इन्होंने लिखा था इस तरीके से कि यहाँ पे एक सर्कल लिया इस तरीके से और वहाँ पे सी लिख दिया, तो ये कॉपर हो गया। तो पहले का तरीका जो था ना वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं इसको याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का तो कोरोना वायरस जैसे दिखाते हैं ना ऐसा करके, तो ये कोरोना वायरस है, घड़ी का कांटा है इस तरीके से ऐसा करके दिखाया गया था। अब मान लीजिए इससे अगर मुझे कंपाउंड बनाना होता तो कैसे बनाना होता, इमेजिन करिए, थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे वाटर का इमेजिन कर लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे वाटर मॉलिक्यूल बनाना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर ले लेता हूँ, तब क्या करते, देखो हाइड्रोजन कैसा दिखता है ऐसा, तो मैं क्या करता कि दोनों साइड में हाइड्रोजन ले लेता ऐसा और बीच में क्या ले लेता, ऑक्सीजन ऐसा। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बनता भैया, देख रहे हो। अगर मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता CO2, तो मैं क्या करता, सबसे पहले एक डार्क सर्कल बनाता यहाँ पे ऐसा, है ना, सॉलिड स्फीयर बनाता है ऐसा। और ऑक्सीजन को तो सर्कल से दिखाते हैं, तो एक सर्कल इधर बना देते और एक सर्कल इधर बना देते। तो देखो पहले कैसे इसके अकॉर्डिंग अगर करते तो भैया आज तो हम बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे डब्बा डब्बा और सर्कल सर्कल बना रहे होते। मान लीजिए H2S का बना रहे होते, आप H2S को बना रहे होते, तो क्या करते, तो सल्फर को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था प्लस साइन से, और यहाँ पे देख लीजिए सल्फर को कैसे यहाँ पे किया गया था, हाइड्रोजन को कैसे किया गया था, तो देख लीजिए ऐसा। तो भैया बहुत भारी डिफिकल्टी हो जाती है अपने लिए अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आज भी अगर हम फॉलो कर रहे होते ना, तो भारी प्रॉब्लम में फंस जाते। तो चलो बहुत बेहतर हुआ कि इनिशियली ये चीज़ दिया गया था। आज हम दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं, और वो दूसरा चीज़ किसने दिया था ये भी आप सुन लीजिए। तो जो पहली बार जिन्होंने मॉडर्न जो सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो दिया गया था बेटा बर्जीलियस के द्वारा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि जो मॉडर्न सिस्टम है ना, तो जे बर्जीलियस हु प्रपोज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट, तो लिख देता हूं, तो जे बर्जीलियस इट वाज जे बर्जीलियस, है ना। सो जे बर्जीलियस हु प्रपोज्ड the modern system of representing an element ऑफ एन एलिमेंट। तो आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसे अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जो मॉडर्न के थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिस्टम का जो आपने रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट को, वो मॉडर्न सिस्टम का, तो वो जे बर्जीलियस ने किया था। ये चीज़ याद रखना बेटा, मॉडर्न वाली बात कर रहा हूँ। कैसे इन्होंने करा चलिए आपको बता दूँ। फर्स्ट इन्होंने क्या देखा कि किसी भी एलिमेंट के पहले लेटर को इन्होंने ले लिया, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को ले लिया। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे सिंपली ही राइट, है ना, फर्स्ट लेटर, ये सब चीज मैंने उसमें भी बता रखा बेटा, फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट, फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे
पहला लेटर हम बताते हैं कि आप ले सकते हैं, फर्स्ट लेटर। दूसरा इन्होंने जो रूल बताया है, फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर, यहां पे फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर, अनदर लेटर कहने का मतलब था कि इन्होंने जो दिया है ना, तो अगर एक लेटर से नहीं हो रहा है तो भैया दूसरा भी लेटर ले लो, है ना, लेकिन सिंबलाइजेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। और फिर अगर ये भी हो रहा है तो उन्होंने क्या देखा कि या तो इंग्लिश नेम ले लीजिए, उसका इंग्लिश नेम ले लीजिए, या फिर उसका लैटिन नेम ले लीजिए, है ना, लैटिन नेम। तो इससे क्या होगा कि कभी भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, नंबर 1 है ना, ये 2, ये 3, अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सिंबल रिपीट नहीं होगा और इसी तरीके से सिंबलाइजेशन दी जाने लगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सिंबल कैसा दिया गया, H, पहला लेटर से दिया गया, है ना। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम की सिंबलाइजेशन कैसे दी गई है, He, 2 लेटर दिया गया, अनदर लेटर, है ना, हीलियम, है ना। अब अगर हम बात करें सोडियम, लिखते तो हैं सोडियम ऐसे, है ना, तो देखिए सोडियम ऐसे लिखते हैं, बट क्या यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का इसका कोई लेटर यहाँ पे आया है, नहीं। इसका मतलब है सोडियम यहाँ से Na से एक लैटिन नेम से आया है ना। इसी तरीके से हम बात करते हैं जैसे स्टेनस, है ना, स्टेनस, स्टैनिक जो वर्ड यूज करते हैं ना वो, तो रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे सकते हैं, है ना, हीलियम, लिथियम की बात करें तो ऐसा, बेरिलियम की बात करें तो ऐसा, बोरोन की बात करें तो ऐसा, है ना, कार्बन ऐसा, नाइट्रोजन ऐसा, ऑक्सीजन ऐसा, फ्लोरीन ऐसा, नियोन ऐसा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ढेर सारे एलिमेंट हैं जिनका मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फर्स्ट लेटर, या फिर आप कह सकते हैं कि सेकेंड अनदर लेटर, है ना, अनदर लेटर ऑफ दैट एलिमेंट, एंड लास्टली अगर फिर भी अगर मैच कर रहा है किसी से तो आप लैटिन नेम ले लीजिए या इंग्लिश नेम ले लीजिए, जिससे भी सूटेबल हो पाता है। लेकिन ख्याल ये रहे कि कभी भी सिंबलाइजेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस चीज को दिमाग में जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देख करके बोली गई। अब हम अगर बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने देख लिया, तो यहां से आपको मैं बता दूं कि आपको 1 to 30 एलिमेंट्स याद रखने बेटा, 1 to 30 एलिमेंट्स। मैं पीरियोडिक टेबल चलिए दिखाता हूं आपको। ये सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। यहां से हाइड्रोजन स्टार्ट कीजिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोजन, देन एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, और इसके जस्ट नीचे छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक मास। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके तो छोटा सा यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है फ्रैक्शन में, बट आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके याद करना है। तो बहुत सारे टेबल्स आपको मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, या फिर आप सर्च कीजिए नेट पे कि आपको एटॉमिक मास चाहिए, है ना, तो एटॉमिक मास भी मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर ये तो लिखा हुआ है साफ यहाँ पे, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आप सिंबल भी देख सकते हैं बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, एंड देन पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मिनिमम आपको इतना तक तो याद रखना पड़ेगा, जितना सर्कल मैंने अभी दे दिया बेटा, इसी ऑर्डर में सीरियल नंबर से आपको याद होना चाहिए 1 to 30। आप यकीन मानिए, आप जितना कहता जा रहा हूं उतना करते चले जाइए, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आगे का रास्ता। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर सर ये सिंबलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो बेटा सिंबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक तो हम इस एलिमेंट्स के बारे में जान जाते हैं कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन लिखा है H से, लेकिन हम समझ जाते हैं कि भैया ये हाइड्रोजन है, तो हम एलिमेंट्स के बारे में समझ जाते हैं तुरंत, है ना, उसके सिंबल से हम उसके एलिमेंट्स के बारे में समझ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से, है ना, एक एटम के बारे में समझते हैं कि अगर यहाँ पे बोल दिया गया कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सिंपल एक एटम ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पे जान जाते हैं, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिंबल के साथ साथ में हम जानते हैं कि ये 1 एटम ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मोल भी रिप्रेजेंट की जाती है, आगे चल करके इसी लेक्चर में आप पढ़ेंगे तो मोल के बारे में भी बताया जाता है आपको यहाँ पे। तो ये सब कुछ फायदे हैं। एटॉमिक मास यहाँ से देख के, सिंबल को ही देख करके हम एटॉमिक मास बता सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंस हैं कि सिंबल अगर पता होता है तो बहुत सारा चीज हम सिंबल से ही कर लेते हैं, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कम लगेगा। तो ये सब फायदे हैं आपके लिए, ठीक।
ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे सिंबोलाइजेशन की गई है ना, किसने करा सिंबोलाइजेशन, मॉडर्न वाला और ओल्ड वाला, तो हमने ये अभी बताया है। अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आखिर एटम एग्जिस्ट करता है नेचर में, है ना, और कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कितनी तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।